अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। आज हम सागा ऑफ सेवन 7 नंबर के बारे में कुछ महत्व इशू जानने की कोशिश करेंगे। इसकी कहानी एक पुरानी कहानी से शुरू होती है, मगर वो कहानी से पहले मैं कुछ अपनी विचारधारा आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जो मुझे 7 को समझने के लिए काम आया है। सबसे पहले जो फंडामेंटल डिवाइन स्पिरिचुअल साइंस है, उसके आधार क्या है, संपूर्णता क्या है, उसके लक्ष्य क्या हैं, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने दुनिया को दी है, पहले उन्हें एक एक बार के देखेंगे ताकि 7 को समझने में मेरी आसानी होगी। सबसे पहले जो ऋग्वेद है, वो पहला वेद है जिसे मैं आज भी मानता हूँ। चार के चार वेद में जो अकल्ट मैथमेटिक्स है, वो चीज छुपी हुई है। जैसे कहूं, जितने भी गॉड्स हैं ऋग्वेद में हैं, वो एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड को ही दिखाते हैं। और इसी पिक्चर को मैंने पीरियाडिक टेबल के माध्यम से दिखाया है कि जो पीरियाडिक टेबल आज का साइंस का माना गया है, उसमें जो भी है वो सारा ऋग्वेद में ही है। और दूसरा, यजुर्वेद में जितनी भी धार्मिक पूज्य पाठ यज्ञ वगैरह जो भी हैं, वो विधियां वहां पे हैं। वैसे सामवेद अथर्ववेद में बाकी जितनी भी 64 आर्ट्स हैं जो भारत ने दुनिया को दी हैं, उसकी संपूर्णता को पेश करने की कोशिश है। मगर उसके पीछे जो मैथमेटिक्स है, उसके आधार पे उन्हें दिखाया गया है, मगर वो आधार लोगों को नहीं पता है। सबसे पहले मेरा लक्ष्य यही है कि जो भी वेद में छुपा हुआ मैथमेटिक्स है, उसे उभार के दुनिया के सामने पेश किया जाए, जो आज तक दुनिया में खास तक कोई समझ नहीं पाया है। उसे हम कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज समझते हैं, मगर जिस साइंटिफिकली तरीके से दिखाई गई है, वो संपूर्णता है। जहां तक कि शून्य, जो सिफर गणित विद्या भी वहीं से शुरू होती है, 10वें अध्याय में ही ऋग्वेद में है। वैसे हर चीज उसी में है। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं उसका जो सारांश है एक पीरियडिक टेबल में कैसे पेश किया जा सकता है, इसमें है। जैसे कि आप पीरियड में लाल 7 ऊपर से नीचे देखें, आप सिर्फ 7 पीरियड ही देखते हैं, 6 या 8 नहीं है। वो 7 अपने आप में महान है, वही चीज पीरियडिक टेबल में है। दूसरी तरफ जो ग्रुप में है, 1 से 18 तक ही है, ना उससे कम है उनसे ज्यादा है। ये 18 क्यों है, मुझे नहीं लगता है कि पीरियडिक टेबल में किसी ने सोचा है, मगर यही चीज आप ऋग्वेद में भी देखते हैं। और ऋग्वेद के आधार में जो धर्मात्मा की तरफ से या अंतरात्मा के माध्यम से जो इनर्ट मैटर के बारे में जिक्र किया, चाहे वो हीलियम 4 हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जीहन जीनॉन हो, वही चीज आप सेंट्रिक में देख सकते हैं। उसमें 8 और 5 का ही जिक्र है, ज्यादा नहीं है। ये 8 और 5 का जिक्र उसमें क्यों है, वो भी एक मैथमेटिक्स है जो भी शायद लोगों ने देखा है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ जैसे एलिमेंट बढ़ते हैं, उनका साइज बढ़ता है, मगर जब लेफ्ट से राइट की तरफ साइज बढ़ता है, वो कम होता है। ये भी एक साइंस आप ऋग्वेद में देख सकते हैं, मैंने देखी है। शायद इसलिए मैं इन दोनों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 7 का अपना लक्ष्य है, 18 का अपना लक्ष्य है, 5 का अपना लक्ष्य है, 8 का अपना लक्ष्य है, बीच वाला 5 और 8 के बीच में है, ये 7 और 18 के हैं। इसी को समझकर हम 7 को समझ पाएंगे कि मैं मैथमेटिक्स उस लेवल तक ले जाना चाहती हूँ जो कुदरत ने बनाया है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो मैन मेड है। मेरा फर्क इतना ही है, जो कुदरत की मैथमेटिक्स है उसे समझाने की कोशिश, जो आज दुनिया में नजर आता है वो मैन मेड मैथमेटिक्स, उसमें डिफेक्ट्स हैं। उसको डिफेक्ट को समझेंगे, कुदरत को देंगे, तो ही हम नया अध्याय दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, जिसके आधार पर मैथमेटिक्स डिवाइन होगी, फिजिक्स डिवाइन होगी, केमिस्ट्री डिवाइन होगी, बायोलॉजी डिवाइन होगी, मेडिकल साइंसेस डिवाइन होगी। वही मेरा लक्ष्य है, जिसके आधार पे हम हर तरीके से संपूर्ण अखंडता पा सकते हैं। यही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब दूसरी बात आ जाती है कि जो उपनिषद हैं उसमें जो मैथमेटिक्स है बड़ा साफ सुथरा है, उसमें हिडन नहीं है, वेदों की तरह नहीं है। जैसे कि सोलर सिस्टम को काफी उपनिषद में यही दिखाया गया है कि सोलर सिस्टम को आप 21 हिस्सों में देख सकते हैं। अगर उसके बाहर आपको जाना है तो 22 स्टेप लेने पड़ेंगे। आज ये जो विषय है उसमें यही कह सकते हैं कि जो सूरज मंडल है उसमें भूमि 7 हिस्सों की है, अंतरिक्ष 7 हिस्सों का है, 7 हेवंस है। जो जब 22 लेवल की बात आती है तो वो पोलर स्टार या पोल स्टार बन जाता है, जो हमेशा संपूर्ण होता है। अगर आपने इस पिक्चर में देखा तो उस पिक्चर के ऊपर पोल स्टार ही पोलारिस ही है। जो पोलारिस दुनिया को कैसे देखते हैं वो स्थित है, वहां से कैसे नजर थी, वही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही बाकी इस चीज को और भी अलग तरीके से उपनिषद में नजर आया है। जैसे कि मांडुक्य उपनिषद में ओम को 22 हिस्सों में दिखाया गया। आकारा 7 हिस्सों का है, युकारा 7 हिस्सों का है, मकारा 7 हिस्सों का है, तुरिया 27 है। वही भूमि है, वही अंतरिक्ष है, वही देह है। और वही तुरिया मैं कहूंगा कि पोलारिस है, या पोल स्टार है, या ध्रुव है। अगर ध्रुव से आप देखेंगे तो संपूर्णता देखेंगे, यही है। अगर अगर देखा जाए तो वहां तक जाने के लिए हमारी कंसंट्रेशन दिमाग में ही रहनी चाहिए। ब्रेन ही है जो वहां ले जाएगा। शायद इसलिए मैंने जो पिक्चर बताई है वो सर की है, और आंखें ऊपर सर की तरफ ही देख रही हैं। अगर आप सर की हड्डियों और फेस की हड्डियां देखें, वहां भी 22 हड्डियां हैं, जिसमें 21 फिक्स्ड है, 1 नहीं है। ये सब मैं दिखा चुका हूँ। एक रिमाइंडर कर रहा हूँ कि उपनिषद में ये जो मैथमेटिक्स है वो एक्सप्लिसिट है, साफ सुथरा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब तीसरे स्तर में आ जाए, पुराणिक स्टोरीज हैं जिसे बनाया गया था ताकि लोग पुराना कहानियों से समझ सकें, क्योंकि लोगों को डिवाइन मैथमेटिक्स, हिडन मैथमेटिक्स, एक्सप्लिसिट मैथमेटिक्स की समझ नहीं आती है। मगर उसे स्टोरी फॉर्म से मैथमेटिक्स को दिखाने का तरीका ही पुराणों में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सागर मंथन की बात करते हैं, चर्निंग ऑफ ओशन जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो उसमें एक चीज जो उभर के आती है वो नीलकंठ है। शिव जी की ब्लू थ्रोट नीलकंठ, अगर उसे देखा जाए, जैसे मैंने नीलकंठ के बातें से दिखाया है कि वो आयोडीन 53 एलिमेंट है, पीरियाडिक टेबल में 53 है। जब वो आयन फॉर्म में बनता है तो 54 बन जाता है, और 54 ही आयन ऑफ आयोडीन निरंकार निर्गुण ब्राह्मण की तरह है। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पुरानी कहानियों में भी यही है। जो कहानी आज मैं दिखाने वाला है उसमें भी वही मैथमेटिक्स है, मगर उसको कितनी दूर तक ले जाना है, शायद जिन्होंने वीडियो बताया है शायद वहां तक नहीं जा पाए हैं। मगर मैं वही उसके उस लेवल तक ले जाना चाहता हूं जहां तक सात की सारी खूबियां नजर आती हैं। अब तीसरा सवाल रह जाता है कि यंत्र विद्या जो भारत ने दुनिया को दी है वो अपने आप में महान है। हर यंत्र में मैथमेटिक्स छुपा हुआ है, मगर वही देख सकता है जो मैथमेटिक्स को समझता है। जैसे इस पिक्चर को देख लीजिए, मैंने ऊपर दिव्यांग की दिखा हुआ है, 22/21 पावर ऑफ 10.344 है और इक्वलेंट है। वही चीज एक सिंबॉलिक फॉर्म में यंत्र विद्या के माध्यम में इस सिंबॉलिक तरीके से दिखाई गई है। वही चीज आप नीचे देख रहे हैं। बाहर का जो ऑर्बिट है 22/21 का है, और उसमें 10 पेंटागन्स है, 10 स्टेजेस डेवलपमेंट है, और बीच में 5.344 के डिजिट्स हैं जो शिव जी को बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही मिलकर संपूर्ण बताते हैं। यही एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो भी मैं दुनिया को दिखा चुका हूं। अब आते हैं एनाटमी की तरफ, तंत्र विद्या की तरफ। चाहे वो सोलर सिस्टम की एनाटमी हो, चाहे स्पाइरल गैलेक्सी की हो, या पिंड की हो, जो ब्रह्मांड की हो, महाब्रह्मांड की हो, उसके पीछे भी मैथमेटिक्स ही है। जैसे ह्यूमन बॉडी में लोग कहते हैं कि 7 चक्रास हैं। हाँ, 7 चक्रा जो हैं वो बाहर के हैं, जैसे अंतरिक्ष की तरह हैं। मगर जब अंदर की तरफ आप जाते हैं तो वह 7 नहीं है, 10.34419 है। वही दिव्यांक ने मुझे समझाया है।
अगर आप दिव्यांग के माध्यम से जाएंगे तो संपूर्णता को, अखंडता को, कोर को समझ पाएंगे। नहीं तो आप बाहरी दुनिया में ही रह जाएंगे। 7 चक्रा जो हैं बाहर के हैं, अंतरिक्ष की तरह हैं, मगर 10.344 असली चक्रास हैं ह्यूमन बॉडी में जो संपूर्ण है। मैं वो भी एक डिवाइन मैथमेटिक्स से देखता हूँ, तंत्र विद्या में वही नजर आती है। अब आते हैं जो साइंस की, आज की जो साइंस है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या दूसरी साइंसेस हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे अनरिलायबल साइंस हैं। उसमें वो सच्चाई नहीं है जिसके आधार पे हम साइंस को ट्रुथफुल साइंस कह सकते हैं। ये एक विचारधारा है। वही विचारधारा मैथमेटिक्स में है, वो मैन मेड डेफिशिएंट मैथमेटिक्स है। जितना भी मैथ्स हम दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं सब डेफिशिएंट है, उसमें अखंडता नहीं है। इसलिए नोबेल लॉरेट जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन भी नोबेल प्राइज लेते हैं, मगर 1 साल के बाद या 100 साल के बाद उसमें डेफिशिएंसी नजर आती है और 3 लोग और नए नोबेल प्राइज देते हैं आइंस्टीन जी को ही गलत दिखाकर। सिमिलर इस पिक्चर में आप पाई की पिक्चर देख रहे हैं। इसमें पाई को 3.14159 तरीके से दिखाया है, डिजिट को दिखाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ ये गलत है। अगर पाई को आपको समझना है 3.1492857 3.142 इज परफेक्ट नंबर है। ये नंबर नहीं है, ये मैन मेड है। 3.142 परफेक्ट है, वही दिखाने। नीचे जो पाई का नंबर है गोल्डन रेशियो का नंबर है, उसे जो कैलकुलेट किया है 2 तरीके से किया है। 1.618 है जो टू सिंपल है, उसमें परफेक्शन नहीं है। जहाँ मैथमेटिकली जो दिखाया है 1.61803398 जो नंबर है, इन्फिनिटी डिजाइन नंबर जो हैं वो कंफ्यूजिंग है, मिसलीडिंग है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये जो मैथमेटिक्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, एक मिस्ट्री बना देते हैं जिसमें अंत में कुछ नजर नहीं आता है। फिर उसी मैथमेटिक्स के आधार पर जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री की रिसर्च करते हैं तो उसके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। फिर उन गलतियों को ठीक करके हम जो फर्दर रिसर्च कर रहे हैं वो भी कॉपी कैट रिसर्च है, उसमें संपूर्णता नहीं है। हम नए तरीके से शुरू नहीं कर रहे हैं, अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से शुरू नहीं कर रहे हैं। अब मेरी रिसर्च थी, मेरा एक्सपीरियंस था कुंडलिनी अंदर है, तो जब मैंने देखने को 7 नहीं है 10 हैं, तो मैं वहां तक पहुंच पाया क्योंकि हर रिसर्च को सच्चाई ईमानदारी से डिवाइन मैथमेटिक्स से होगा, कुदरत के साथ होगा, तो सत्य आप पहचान पाएंगे। ये भी एक कंसेप्ट है। अब आ जाते हैं कि जो दिव्य इम्पेकेबल विजडम मैं दिखा रहा हूँ वो दिव्यांग है। उसमें जो 22 फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन कह सकते हैं या लॉर्ड ब्रह्मा कह सकते हैं। 10 स्टेज डेवलपमेंट कह सकते हैं या विष्णु के 10 अवतार कह सकते हैं। 0.34419 थर्ड से मैचुरेशन कह सकते हैं या लॉर्ड शिवा के पंचभूतों की बात हो रही है। जब तीनों मिलते ही हैं तो संपूर्णता आती है। वो जो संपूर्णता है 1.618034 है, वही डिवाइन गोल्डन रेशियो है। यही जीवन का सत्य है। इन्फिनिटी भी उसके साथ जुड़ी हुई है, सब कुछ वहीं पे है। दिव्यांग पे आके आप दुनिया की सारी गलतियों को समझ सकेंगे, गलत कर पाए, उनको दिखा पाएंगे, उनको ठीक कर सकते हैं। यही एक आधार मैं बना रहा हूँ। आज के वीडियो के साथ एक एक करके हम वही सत्य दिखाएंगे जो दुनिया को जानना चाहे। नया सिलेबस बनना चाहिए, सारे दुनिया के सारे बच्चे वही पढ़ें। आज के युग में जो भी इंफॉर्मेशन है इतनी गलत है और अलग अलग है, कहीं पे संपूर्णता नहीं है। वो संपूर्णता सिर्फ दिव्यांग ही ला सकता है। यही कोशिश करके मैं अकेले अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि इंटीग्रेटेड लाइफ या अखंडता जब उभर के आती है, ये भी साथ के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले 7 साल बच्चे को बच्चे की तरह रहना चाहिए, उसे कुछ मत पढ़ाओ, उसे आत्मा के माध्यम से दुनिया को देखने दो, समझने दो, जानने दो। उसको अपना अनुभव होना चाहिए, वो अपनी आंखों से दुनिया को समझने की कोशिश करे बिना किसी इंफॉर्मेशन के। पहले 7 में, क्योंकि 7 साल में ही दिमाग संपूर्ण बनता है। जब तक कि 7 साल में संपूर्ण समान नहीं होगा आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये मेरी पहली एडवाइस है।
दूसरा सेकंड जो फेज है वो 14 साल ही है, 2 into 7। तो वहां पे आप कंसंट्रेशन एजुकेशन पे लाइए, अखंडता को समझने की कोशिश कीजिए। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम इम्पेकेबल तक जाना चाहिए, उसमें कोई किस्म की कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। जो 14 साल में एक स्टूडेंट के तरीके से एजुकेशन ही आपका आधार होना चाहिए, वो भी संपूर्णता अखंडता के साथ, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगले तीसरे 7 साल, 21 साल फैमिली अवस्था में लगाना चाहिए। शादी कीजिए, बच्चे हों, परिवार हो, बिजनेस हो, उसमें करके अपने आप को इस्टेब्लिश कीजिए। जो भी आपने 7 साल में सीखा है या 14 साल में सीखा है, आपको वो 21 साल का अनुभव 21 साल में दुनिया को देना है। उसमें अगर आप सच्चाई, ईमानदारी से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को दिखाएंगे तो आप संपूर्णता की तरफ जाएंगे, क्योंकि हर चीज का आधार धर्म ही होना चाहिए। अर्थ भी धर्म के साथ होना चाहिए, काम पूछने भी धर्म के आधार पे आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये 21 साल में आपको अनुभव करना है। जो चौथे 7 साल हैं, 28 साल, वो गार्डन या फॉरेस्ट अवस्था या में होना चाहिए, जिसका मतलब आप परिवार के साथ हैं मगर उनसे अलग हैं। आपने अपने अगले परिवार को, विषय को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, मगर जब भी उनको कोई समस्या हो, आपके साथ बैठ के समझ कर आगे ले जाएं। वो काम 28 साल के लिए आपको परिवार के साथ जुड़कर ही करना चाहिए। ये मेरा जीवन का लक्ष्य, मैंने ये किया है। आगे जब 70 साल के बाद पांचवा 7 साल का अध्याय शुरू हो जाता है, उसमें आप सन्यासी रिनंसिएशन की तरह कीजिए। सारे अनुभव को, जैसे मैं अब ये सब अपने 35 ईयर के दौरान से शुरू कर रहा हूँ। जो भी मैंने अनुभव किया है, जैसे देखा है, कुदरत के साथ हूँ, उसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही 5 into 7 टोटल 105 ईयर्स का लक्ष्य मेरा है। मैंने जिस सारी की 5 स्टेजेस को चला हूँ, 5वीं में चल रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस 5 में मैं पूरी दुनिया को वो देख पाऊंगा जो सारी दुनिया के लिए अच्छा है। यही इंटीग्रेटेड है, यही अखंडता है, ये भी 7 के आधार पर ही है। ना इसमें आप 7 का देख रहे हैं, मैं तो 7 को सीधे बता रहा हूँ। पहले 7, 2 7, 3 7, 7 7, 8 7, 35 साल, सब में 7 7 7 ही हैं। और यही मेरे जीवन में लक्ष्य हुआ है। तो यही जो डिवाइन सेल्फ है वो सेंटर पे चलता है। यही मैं लक्ष्य, इसमें 7 की सागा को या कहानी को आध्यात्मिक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं, अब मैं उस कहानी को शुरू करता हूँ जिस कहानी को जेकर मैंने इस वीडियो को बनाया है। अब ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि पिछले काफी दिनों से एक किस्म का वीडियो मुझे बार बार यूट्यूब में नजर आया है। वो इंडियन डिवाइन मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं कि ईश्वर का मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग है। ये दुनिया के से ये वीडियो का ही सारांश है। कुछ डिवाइन मैथमेटिक्स अलग है, हमारी मैथ से अलग है, हमारी सोच से अलग है। ये जो यूट्यूबर से जो लेखक थे, या कहानी को, लेजेंड को दिखाने की कोशिश और बहुत से लोगों ने किया है, ये एक नहीं है। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मुझे कहानी ने मुझे दिखाया है, ये मैथमेटिक्स को एक लेवल तक 7 तक लेके आ गए हैं, मगर आगे नहीं जा पाए हैं। उसको और ज़्यादा नहीं, डिवाइन मैथमेटिक्स उससे भी हज़ारों गुना आगे जाता है। मैं वही दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसलिए ये कहानी, लेजेंड स्टोरी किसी पौराणिक स्टोरी के साथ मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा था। क्योंकि मैं पुराणों को जानता हूँ, सारे पुराने के आसारज को मैं इस कहानी, छोटी सी कहानी, मैंने कहीं भी किसी भी पुराण के साथ जुड़ी हुई नहीं देखी है। मगर हो सकता है किसी ऑथर ने इसको लिखा है, वो कुदरत के साथ जुड़ा होगा, मगर वो ऑथर का नाम क्या है शायद कहीं भी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। और साथ में जिन लोगों ने कहानी सुनाई है, उन्होंने भी कोई नाम का जिक्र नहीं किया। मैं किसी का भी नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। अब यहाँ पे कहानी का सारांश मैं आपको समझाने की शुरू करूंगा, स्टेप बाय स्टेप।
साथ में मेरे भी सवाल भी बीच में भी आएंगे और बाद में और भी आएंगे और आगे ले जाएंगे। मगर कहानी का सारांश ऐसे शुरू होता है कि दो दोस्त होते हैं जो दोनों मिलकर मंदिर की तरफ, पिलग्रिमेज की तरफ चले जाते हैं। अब मैं वहां पे बारिश हुई, ये हुआ, वो ड्रामे की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। ये दोनों पिलग्रिमेज में चले हैं और पूरा दिन जाने के बाद वो एक मंदिर के पास आ जाते हैं, वहीं सो जाते हैं। ये पहला पोर्शन है। मैं इसे मिस्टीरियस लेजेंड, क्योंकि इसमें जो शुरुआत है, क्यों है, कैसे, वो सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है, बताया गया, एक कहानी है। जब आगे आते हैं तो दूसरे दिन सुबह उठते हैं, जागते हैं, नहाने धोने के बाद वो ब्रेकफास्ट करना चाहिए बैठ जाते हैं। और करने के बाद जो पहला आदमी है वो अपने से पास की रोटी बाहर निकालता है। उसके पास 3 चपाती हैं, 3 ब्रेड्स हैं उसके पास। जब दूसरा निकालता है तो उसके पास 5 रोटियां हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है कि पहले के पास 3 रोटियां हैं, दूसरे के पास 5 रोटियां हैं। इसका मतलब उनके पास 8 रोटियां हैं। 3 + 5 8 हो जाती हैं। दे 3 5 8। क्या ये इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई साइंस छुड़ी हुई है? मैं यही दिखाने की कोशिश करूंगी। 3 5 8 एक ऐसा कुदरत का देन है जिसके पीछे साइंस है, जिसे हम फाइबोनेसी नाम से जानते हैं। मगर हकीकत में ये 3000 के पास पिंगला जी ने मिश्राचय के नाम से दुनिया को दिया था। अब भारत ने ही दिया है, मगर दुनिया को पॉपुलर करने का काम फाइबोनेसी ने किया है 1202 में। अब आ जाते हैं, जब ये दो खाना खाने के लिए तैयार बैठे थे, इतने में तीसरा आदमी उसमें आ जाता है। ये दो हैं, दो दोस्त हैं, एक के पास 3 है, एक के पास 5 हैं, 8 रोटियां हैं। अब तीसरा आदमी आ जाता है, कहता है कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना खाना है। तो आपके पास खाना है तो मैं भी क्या आपके साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ? तो कहते हैं विद अंदाज आ जाइए, क्योंकि भारत की परंपरा है कि जो भी इंसान पूछता है, जो भी हमारा अतिथि है, वो देव की तरह है। हम हर अतिथि को देव की तरह देखना चाहिए। यही मैं बचपन से जानता हूँ। हमारे पास जो भी है, जो भी लोग आएंगे, उनमें बांट के खाइए, आनंद लीजिए। यही जीवन का सच्चित आनंद है। ज्यादा कम खाने से कुछ फर्क नहीं होना। दिल शांत होना चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए। वही वासुदेव कुटुंबम का लक्ष्य है कि आप देना सीखिए, लेने की इच्छा नहीं, मिलकर खाइए, बांट के खाइए। छोटा भी होगा, संपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें ही संतुष्ट आ जाता है। ये लक्ष्य मैंने बचपन से ही देखा है। मगर 8 को 3 लोगों में बांटने के लिए डिवाइड करना इतना आसान नहीं है। तो जैसे आप देखिए, 8 रोटियां हैं, 3 से डिवाइड आसान है? नहीं है। क्यों? 8 को 3 से करेंगे 266 बनाना मुश्किल काम है। सो ये पहला सवाल उठ जाता है, 8 को हम 3 से कैसे काटेंगे? और मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इवन नंबर से काटना आसान होता है, ऑड नंबर से काटना मुश्किल है। 2 4 8 16 से करना आसान है, 3 5 7 से डिवाइड करना मुश्किल काम है। जो प्राइम नंबर्स हैं वो मुश्किल हैं। चाहे 13 और 29 भी वहीं आ जाए तो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आगे ही हम इसको कैसे समझ सकते हैं। अब जब सवाल ये पैदा होता है तो हम मिलकर सोचें कि हमको क्या करना है। तीनों मिल के बैठ के कहते हैं, एक इंसान की तरह सोचते हैं कि हमें क्या करना है। तो उन तीनों ने मिलके एक डिसीजन पे आए थे कि हम हर रोटी के 3 हिस्से कर देते हैं, तो हमारे पास 24 पीसेस बन जाएंगे। 3 × 8 24 पीसेस हो गए हैं। फिर उसको हर आदमी को 8-8 हिस्से देना आसान हो जाएगा, क्योंकि सब इक्वल हो जाता है। आसान तरीका है। एक ह्यूमन बीइंग सोचेगा, एक के 3 हिस्से कर देते हैं, 8 के 24 हो जाएंगे, हम तीनों 8-8 खा लेंगे, बराबर का हिस्सा है, इक्वालिटी आ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर कभी आपने सोचा है कि 8 को, एक हिस्से को 3 हिस्सों में कैसे काटा जाएगा? बहुत मुश्किल काम है। ये साइंटिफिकली परफेक्ट नहीं हो सकता है।
ये आसान काम नहीं है किसी भी एक इंसान के लिए। ये सारा सवाल मेरे मन में उठ के आता है, इसी वक्त आ जाता है, क्या 8 को 3 हिस्सों में या 1 को 3 हिस्सों में बनाना आसान है? नहीं है। ये सवाल मेरा पहले आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अब तीनों ने वो 8-8 रोटियां खा ली हैं। खाने के बाद निकल रहे हैं तो तीसरा आदमी कहता है कि आप लोगों ने बड़ा उद्धार किया है, मेरे पास रोटी तो थी नहीं मगर मेरे पास पैसे हैं, तो मैं आपको 8 कॉइन दे देता हूँ, क्योंकि 8 रोटियां थी तो मैं आपको 8 कॉइन दे रहा हूँ। तो वो 8 कॉइन उनको दे जाता है। अब पहले के पास 3 रोटियां हैं, दूसरे के पास 5 हैं, वो तीसरा 8 दे रहा है। क्या 3 5 8 के पीछे भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स है। वही फाइबोनाची सीक्वेंस है। उसमें इम्प्लाइड सजेशन ये है कि ये जो मैं आपको 8 कॉइन दे रहा हूं, आप अपने आप में इसे सच्चाई ईमानदारी से बांट लीजिए। वो देता है, कहता है, और के भी कहता है कि इसे सच्चाई ईमानदारी से अपने में बांटिए। उसने सजेस्ट दिया कि इसको संपूर्ण तरीके से करना चाहिए, कि आपको जेन्युइन फेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि एक के पास 3 हैं, दूसरे के पास 5 हैं, और हमने तीनों ने खाए हैं और मैं आपको 8 दे रहा हूं, तो आप 8 को कैसे डिवाइड करेंगे? ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। उनके दिमाग में एक सवाल डाल दिया जाता है। अब फर्स्ट सजेशन जो आती है, जो आदमी के पास 5 हिस्से थे, वो कहते हैं बड़ा आसान है यार, दोनों को आधे आधे हिस्से में बांट देते हैं। 4 तुम ले लो, 4 मैं लेता हूँ, बस सही है कि कोई फर्क नहीं है, आपको भी 4 मिल गए, दूसरे को 4। ये जो डिसीजन है, सेल्फ डिफेंसिव डिफेक्टिव डिसीजन है, क्योंकि आप उसके पास 3 थे, उसने 3 दिए हैं, आपके पास 5 दिए हैं, 5 दे, तो आपने उससे ज्यादा दिया है, तो आपको ज्यादा मिलने चाहिए, उसको कम मिलने चाहिए। ये सवाल उनके मन में आ गया था। यही इंसान की खूबी है, क्योंकि हम में सोचने समझने की विचारधारा है। जब ये सवाल उठ के आता है तो ये सवाल पैदा होता है कि अब पहले के पास 3 थे तो उसे 3 मिलने चाहिए, जिस दूसरे के पास 5 थे उसको 5 मिलने चाहिए। अब क्योंकि उसके पहले के पास 3 ही थे तो उसको कम मिलने चाहिए, जो दूसरे पर 5 है तो उसको ज्यादा मिलने चाहिए। ये बड़ा कॉमन सा सवाल है। 4 4 से जाके 3 5 तक आके आ जाते हैं। हाँ, ये भी फेयर है, मगर उसके बावजूद भी उनको लगा शायद ये इतना संपूर्ण नहीं है। हम एक कॉमन आदमी हैं, हमारी सोच कॉमन लोगों की तरह है। हाँ, 4 4 से लेके हम 3 5 तक आ गए हैं, क्या इससे भी बढ़िया आंसर हो सकता है? ये उनकी अंदर के सोचने की विचारधारा है। यही इंसान को बाकी जानवरों से महत्व बना देता है। ये सोचने समझकर आगे चलने की जो परंपरा है, मानव की परंपरा है, अखंडता की परंपरा है, दूसरे जानवरों में नहीं है। हम इसलिए सोच सोच के कुदरत के साथ जुड़ जाते हैं। तो जब ये सोचेंगे तो उन्हें कुदरत की बात है कि नजदीक में कौन सा ऐसा आदमी है जो हमसे बेटर हो, कि वो तो कॉमन आदमी है, मगर उससे बेटर मंदिर के पास प्रीस्ट के अलावा, पुजारी के अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो वो पुजारी के पास चले जाते हैं। पुजारी जी आप बताइए, ये हमारी समस्या है। 4 4 भी ठीक नहीं है, 3 5 भी समस्या नहीं, ये काम हुआ है, पूरी कहानी सुनाते हैं। तो पुजारी जी सुनने के बाद कहते हैं यार मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे लगता है 4 4 भी ठीक है, 3 5 भी ठीक है, इसके आगे क्या होना चाहिए, शायद मेरी समझ में इतना अंतर नहीं है। वो भी समझदा कि मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं, मगर मैं भी पंडित हूं आपकी तरह। आप भी एक व्यापार कर रहे हैं, कोई फास्ट प्रीस्ट है, कोई व्यापारी है, कोई फार्मर है, कोई जो भी कर, हर आदमी एक एक में है। उसी तरीके से था, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हमारी सोच एक लिमिटेड सोच है। तो पुजारी भी अपने आप को उन तीनों दोनों आदमी की तरह ही बना देता है, कहते मेरे पास तो जवाब नहीं है। चलो हम एक काम करते हैं, हम कुल देवती, जो गांव की देवी है जिसका मंदिर है मैं बना रहा हूं, अब उस कुल देवी से जाकर पूछते हैं कि उनका क्या जवाब है। वो चले जाते हैं मंदिर के अंदर। ये है पंडित जी, इन्होंने कहा कि हम सोचने वाले हैं, ये है, हमें लॉजिकल आंसर लेना है तो हमें कुदरत के पास जाना पड़ेगा। वो जाके मंदिर में आके पूजा करते हैं कि ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, हे माते, हे देवी,
आप मुझे बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। जे लाके वो पुजारी मंदिर जाके पूजा करता है कि आप भगवान, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आपको ज़्यादा ज्ञान है, आपका ज्ञान क्या है हमें समझाइए। वो समझाने के बाद जो विलेज की डेटी है, कुल देवी है, वो कहती है कि जो पहला आदमी है उसको एक कॉइन मिलना चाहिए। फर्स्ट पर्सन जिसके पास 3 थे उसको एक कॉइन मिलना चाहिए, और दूसरा जिसके पास 5 थे उसके पास 7 कॉइन होने चाहिए। पहले वाले को एक दीजिए, दूसरे वाले को 7 दे दीजिए। जब ये 1 और 7 का नया विषय ऊपर के आता है तो ये दोनों तीनों लोग ईश्वर से पूछते हैं ऐसा क्यों। 4 भी ठीक है, 3 5 भी ठीक है, मगर आप नियर ये 1:7 लेके आ गए हैं। आप तो कुल देती हैं, आप तो सब जानती हैं, ज्ञान ज्ञान को कुदरत से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती हैं। तो आप विलेज डेटी की तरफ से, हमारी माता की तरफ से हमें समझाइए कि इसका सत्य क्या है। जब सत्य की बात आती है तो देवी साफ शब्दों में कहती है जो पहले आदमी के पास 3 ब्रेड थे, ये जीवन का सत्य है। जब 3 ब्रेड को आपने 3 हिस्सों में बताया तो उसमें 9 हिस्से बन गए थे, ये भी एक सत्य है। और उस सत्य में से 9 में से 8 उसने खुद खा लिए हैं, और जो उसने दिया है एक ही हिस्सा दिया था। तो उसके पास जो 3 थे 9 हिस्से में बने हैं, ये 8 उसने खा लिए हैं, उसने एक ही हिस्सा दिया है, इसलिए उसको एक ही हिस्सा मिलना चाहिए। अब जब दूसरा आदमी है उसने 5 हिस्से थे, जब हमसे डिवाइड किया गया तो वो 15 हिस्से बने थे। अब 15 में से उसने 8 खाए हैं, उसने 7 दिए हैं। ये ही सत्य है कि पहले हिस्से ने 1 डोनेट किया था, दूसरे ने 7 डोनेट किए हैं। तो 1 और 7 में 8 हिस्सों में 8 में पहले को 1 हिस्सा मिलना चाहिए, दूसरे को 7 हिस्सा मिलना चाहिए। यही जीवन का एक अनमोल डिवाइन मैथमेटिक्स है, जे देवी उनको बता देती है। आप इसी के आधार पे आप इसको सारांश या इसमें क्या सीखते हैं कि पहले पर्सन को 1 मिलना चाहिए, दूसरे को 7 मिलना चाहिए। ये डिसीजन बहुत ब्यूटीफुल है। 4 3 5 से जे 17 मेक्स मोर सेंसिबल, क्योंकि आप उसकी कर्म के आधार से, उसकी डोनेशन के आधार से उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं। मैं आज भी मानता हूँ हर इंसान को अपने कर्मों धर्मों और आधार पे ही मिलना चाहिए। ये रिजर्वेशन फ्री थिंग्स इंसान को मोहताज बना देती हैं, भिक्षु बना देती हैं। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को वही करना जो अपने कर्मों के आधार पे, अपनी सोच के आधार से, सच्चाई ईमानदारी से वही आदमी आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे मैं हूँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी पाया है अपने कर्मों के आधार पे ही पढ़ा, चाहे वो स्कूल का स्कॉलरशिप के आधार पे हूँ, कॉलेज में स्कॉलरशिप के आधार से हूँ, या लोन स्कॉलरशिप से हूँ। पूरे जीवन में मैंने देना ही सीखा है, किसी से मुफ्त में नहीं लिया है। और हर यही दिखाने की कोशिश की है कि देना सीखो, लेने की चेष्टा मत करो। रिजर्वेशन किसी किस्म की है, मुफ्त की कोई भी चीज़ है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये आधार इस पे नजर आ जाता है। अगर आप सत्यवादी हैं तो आगे आ जाए। आप इस स्टेज पे वो कहानी खत्म हो जाती है, और उस कहानी के आधार पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, क्या ये कहानी सत्य है? और ये सत्य है सोचिए और एक पेपर में लिखिए कि इतने ताकि आप सोच सकते हैं, इसके आगे भी सोच सकते हैं, वो भी लिख दीजिए। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि पहली बार अपना रिकॉर्ड डाल दीजिए। ये जीवन का सत्य है। हमने ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए मैंने इसकी विचारधारा आपको दिखा दी है, एक सारांश बना दिया है, एक भूमिका बना दी है, एक प्रतिक्रिया बन गई है। अब इसको मैं कैसे देखता हूं, अब मैं आपको आगे ले जाऊंगा। अब मैं कॉमन मैन से मैं जो समझता हूं कि मैं वो हूं जो कुदरत ने मुझे बनाया है। मैं साफ कहता हूं, मैं पक्का पक्का पिंडंड हूं, मानव हूं, माइक्रोकॉस्मिक रिप्रेजेंट मैक्रोकॉस्मिक है। कुदरत और मैं दोनों एक जैसे ही हैं। मैं लोक पालन की तरह सोचता हूं, वो सोचता हूं जो शायद इतिहास में आज तक किसी दूसरे आदमी ने सोच विचार को इतनी दूर तक नेति नेति करते नहीं लेके गया है कि ये मैं तो दिव्यांग दे पाया हूं।
अपने पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट ब्रेन ला पाया हूँ। मैं दुनिया को वो दे रहा हूँ जो इतिहास में किसी पन्ने में नहीं लिखा गया है, मगर वो हर पन्ना अपने आप में संपूर्ण है, अखंडता के साथ है, इम्पेकेबल विजडम के। मैं चाहता हूँ कि यही पन्ने सारे बच्चे पढ़ें, ताकि उनको गलतियों को निभाने की, जो समझने की मुझे, और आगे का ज्ञान सबको एक जैसा होना चाहिए। आज दुनिया में डिवीजन है क्योंकि ज्ञान ही संपूर्ण नहीं है। बच्चों को वो नहीं दिया गया जो सोच समझ के करेक्ट देना चाहिए। हमने कहीं ना बुद्धू की तरह ही उनको बुद्धू बना दिया है। जब उनको नॉलेज ही गलत है और उसे ऐसा कहते हैं कि यही नॉलेज आपको पढ़ के प्रोसेस करना है, तो उसमें किसी किसी रिसर्च या संभावना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने बच्चों में सोचने की क्षमता ही नहीं डाली है। वो सत्य और असत्य के बीच में अंतर ही नहीं जानते हैं, इंसानियत और दूसरी चीज़ों में फ़र्क ही नहीं करते हैं, देव और सूरा और असुरा के बीच का अंतर नहीं जानते हैं। और उनको हर आदत भी इतनी गलत है जो कुदरत से उनसे विपरीत है। वो पक्के इंसान को क्या होना चाहिए ये भी नहीं जानते हैं। तो अब जिन बच्चों को, जिनको वेजिटेरियनिज्म नहीं पाला है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जो उनको संपूर्ण नहीं बनाती है, ये ज्ञान दिया ही नहीं जाता है। हमने बच्चों को कहीं ना कहीं कॉपी कैट बना दिया है, रिसर्चर को कॉपी कैट है, टैग पूरी दुनिया ही ऐसी है। वो बदलने के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। आपने रिकॉर्ड कर लिया है, अब मैं नए चैप्टर को अलग तरीके से विषय के साथ उभार के लाके आपके सामने पेश करता हूँ। जो पहला है, मैं वो दिखाना चाहते ए रेवोल्यूशन, जो इसकी कहानी का लेजेंड मुझे कहाँ ले जाता है उसे दिखाते हैं। अब मैं आ जाता हूँ ऐसे सवाल पे कि इसमें आगे भी सोचने के लिए कोई डिवाइन मैथमेटिक्स है। और मैं समझता हूँ कि जो भी कहानी है अच्छी है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी है, इमोशनल एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी है, मगर इस कहानी में सोचने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझ पाया हूँ। मैं वही समझाने की काफ़ी हिडन मैसेजेस हैं जो स्टेप बाय स्टेप आप एक एक करके मैं उभारने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले है, ये 3, 5 और 8 अपने आप में डिवाइन मैथमेटिक्स है। ये मैंने पहले भी कहा है, आज दोबारा कह रहा हूँ। अब वो क्या है, वो आंसर ये है कि फाइबोनाची सीक्वेंस है। 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 140, ये चलता जाता है। ये दुनिया का वो नंबर है जो भारत ने पिंगला के माध्यम से 3000 पहले ही दुनिया को दिया था एज मिसराउच, मिक्स नंबर है। दूसरे मैथमेटिशियन ने इसको समझाया है, मगर क्रेडिट फाइबोनाची को इसलिए जाता है कि उन्होंने वेस्ट में जाकर 1202 में इसका वर्णन किया है, मगर उन्होंने साफ शब्दों में कहा था ये इंडियन ओरिजिन है जो उनकी नहीं है। उन्होंने नाम दिया है, अपनी एग्जाम्पल दी है, तब ठीक है। मगर जहाँ तक कि मैं हूँ, मैं इसे फिबोनाची सीक्वेंस के साथ में दिव्यांग सीक्वेंस में इसी के साथ जुड़ा हुआ देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि इसी में ही डिवाइन मैथमेटिक्स है जो ग्रॉस स्ट्रक्चर को दुनिया के सामने पेश करती हैं। ये पहली चीज उभर के आ गई है। इसका जिक्र उन कहानियों में किसी ने नहीं किया है। अब आ जाते हैं, अब इसकी एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि प्लांट किंगडम है, जैसा पहला पिक्चर जो इंटरनेट से है, ये दिखा रहा है कि इसमें नंबर हैं। नीचे जो स्टेम है 1 है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, 8 होती है, ऐसे ही बढ़ता जाता है। ये है। और नीचे आप जो स्पाइरल गैलेक्सी की पिक्चर देख रहे हैं उसमें भी वही स्ट्रक्चर है, वही शंख में है, वही प्लांट किंगडम में है। यही दिखाने की कोशिश, हर जगह पे यही नंबर नजर आता है। अब आ जाते हैं कि अब इसे मिश्रण तरीके से मिक्स फाइबोनाची सीक्वेंस को मैंने एक पिक्चर दिखाया जो इंटरनेट से है, और साथ में वही नंबर दिखाए हैं जहाँ पे है। तो इसके आधार पे हम उस स्ट्रक्चर पे आ गए हैं जिस वो स्ट्रक्चर आपने स्पाइरल गैलेक्सी में भी देखा है, और हर जगह वही नंबर आता है, वही फाइबोनाची की सीक्वेंस है। अब आते हैं, अब मैं आपको एक नए विषय की तरफ ले जाते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि किसी चीज को 3 हिस्सों में डिवाइड करना नामुमकिन सा काम है। ऑड नंबर ठीक नहीं है, इवन नंबर ठीक है। तो मैं सीधा आ जाऊं तो ये 8 हिस्से हैं, मैं सीधा 8 को 8 के साथ जोड़ूंगा। मैं दूसरा कोई नंबर मेरे दिमाग में नहीं आया था। अगर मुझे 8 है तो मैं 8 के साथ जोड़ता हूँ, उससे क्या चीज़ उभर के आती है हम वो देखने की कोशिश करें। जो पिक्चर आप ऊपर देख रहे हैं वो 8 स्पाइरल्स हैं। ये वो व्हील है
जो कोणार्क टेम्पल में है, जिसमें सूरज की शक्ति चलती है। और ये हर 12 घंटों को 8 हिस्सों में बदलते हैं, जिसमें 8 into 90 का जो है वही राव कालम और अच्छे काम का समय है। ये ज्ञान उसमें है। आप इसके आधार पे यही दिखा रहा हूँ कि बाइनरी नंबर्स आसान हो जाते हैं। 2 में काटना आसान है, 4 में काटना आसान है, 8 में काटना आसान है। जी ज़्यादा आसान हो जाता है, 8 तक आप आसानी से कर सकते हैं। वही चीज़ आप भूमि की तरफ भी देख सकते हैं। और साथ में मैथमेटिक्स वो काफ़ी डिज़ाइन है। स्वास्तिक चक्रा में भी वही चीज़ है, मगर स्वास्तिक जो चक्रा है वो 4 के साथ है, मगर जो डायनेमिक फॉर्म लेता तो 8 आ जाते हैं। तो यही 8 आप 8 के माध्यम से कैसे क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं इसमें डिज़ाइन मैथमेटिक्स जो है। इसमें पिक्चर आप जो देख रहे हैं वो 64 योगिनी टेम्पल मध्य प्रदेश का है। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। काफ़ी साल पहले इसको बनाया गया है, जिसकी बाहर का जो स्पाइरल है वो 64 हिस्सों में बनाया गया है। ये जीवन का सत्य है। यही डिवाइन मैथमेटिक्स भारत में शुरू से ही है। हम जो भी काम करते हैं वो डिवाइन मैथमेटिक्स से बना हुआ है। तो आपने 64 को देख लिया। और जो हमारी ओल्ड इंडियन पार्लियामेंट है वो भी ऐसी ही इसी स्ट्रक्चर से बनाई गई थी। आप कुछ ही सोचिए, ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट बनाई है, वो उसका आधार 64 योगियों के साथ। तो आप समझ सकते हैं 64 का क्या आधार है। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि दो डिफरेंट आर्ट्स और साइंसेज जो दुनिया में है वो 64 हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं वो भी 1 से 2 4 8 16 32 और 64 तक आ जाते हैं। और 64 तक आज हमारे लैपटॉप भी 24 बिट्स की ही बात कर रहे हैं। दैट्स वो काफ़ी, मैं जिस लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके भी 64 बिट्स ही हैं। तो मुझे आपने 8 into 64 बिट्स तक लिया है। और मैं कहता हूँ कि मैं भी ऑल द 64 आर्ट्स को जानता हूँ, इसलिए ये सवाल कर पाया हूँ। संपूर्णता को जानने के लिए आपको 64, अगर कृष्ण भगवान को आप देखें तो वो 16 कला में संपूर्ण थे। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे 64 आर्ट जानने हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। कृष्ण भगवान जी आज से बहुत साल, 5000 साल पहले की बात है, जो ज़्यादा पर, मगर आज वक्त बदल गया है। हमारे इक्विपमेंट्स साइंटिफिक तरीके से और भी आगे बढ़ गए हैं। आपको कैलकुलेशन करना, उसमें संपूर्णता लाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि समय के साथ चीज़ इम्प्रूव होती हैं। अब फ़र्क इतना है, कुछ लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इसको डिसअप्रूव करने की या कम करने की। मैं सिर्फ उन चीज़ों के जो मुझे इम्पेकेबल विजडम की तरफ, संपूर्णता की तरफ ले जाए। संपूर्णता में मुझे 64 नजर आते हैं। और 64, 16 से 32 to 64, यही चीज़ आपने कंप्यूटर में भी देखी है। अगर मेरा जो कंप्यूटर है, मैं 1 घंटे से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक 4K में बना पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो रैम है वो 32 GB की है। और मुझे पूरा विश्वास है और 1-2 साल में हमारे पास 64 GB की रैम आ जाएगी, तो मैं और भी बढ़िया काम आसानी से कर सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, इस पर हो रही है। इसको ज़्यादा बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि जितना हम बढ़ेंगे उतनी ही उसकी संपूर्णता अच्छी होगी। अब आते हैं, अब जो 64 मैंने इसलिए बनाया है कि मुझे लगता है कि मेरी अंतरात्मा कहती है कि 64 में एक और डिवाइन मैथमेटिक्स उभर के आने वाला है। आप देखिए, ये शिवभूषण का काम नहीं है, मैं तो एक माध्यम हूँ। मेरे ये अंदर की अंतरात्मा है जो कुल देवी से बेटर है। मेरे अंदर अदिति है, मेरे अंदर कुंडलिनी है, मेरी अंतरात्मा है, वो सूर्य भगवान से आई है, जो इंसान के बनाए हुई देवी कुल देवतियों की तरह नहीं है, जो कि मानुष से, विलेज लोगों से बेटर हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मगर सोचने के लिए, आगे चलने के लिए आपका लेवल भी कुदरत की तरफ आगे बढ़ता रहना चाहिए है। और मैं अब बात कर रहा हूँ मेरी अंतरात्मा की आवाज़, जिसने मुझे दिखाया है कि साइंस में 64 में ज़्यादा अच्छा ज्ञान है। जो 3 आदमी हैं, तो इसका मतलब जो पहला आदमी है उसको 21 पीसेस मिलने चाहिए, 21 पीसेस मिलने चाहिए। आप 64 में 21 निकालेंगे तो बाकी 43 रह जाते हैं। जो दूसरा आदमी है जिसके पास 5 थे, जिसने ज्यादा दिया, जिसको 7 मिलने चाहिए थे,
उसको 22 मिलने चाहिए। जिसके पास 3 थे उसके पास 21 रहने चाहिए, वो भूमि के चक्कर में ही रहे। और जो है जिसने 5 दिए हैं, ज़्यादा उधारता दिए, ज़्यादा दिया है, जिसको 7 हिस्से मिलने चाहिए उसको 22 है। इसका मतलब उसको मोक्ष मिल सकता है। वो संपूर्ण ध्रुव की तरह, पोल स्टार की तरह बन सकता है। वो भूमि के सोलर सिस्टम के बाद जाके सचित आनंद का वो अनुभव कर जाएगा, जहाँ पे उसे दिव्य को समझना और भी आसान हो जाता है। तो जो उसने 5 से जिसने ज़्यादा दिए हैं उसको 22 पीसेस मिलने चाहिए। आप तीसरे पे आ जाते हैं। उसने तो सिर्फ लिया है, 8 पीसेस दिए हैं, उसको भी 21 ही मिलने चाहिए। तो आपने देख लिया, पहले को 21 हैं, दूसरे को 22 हैं, तीसरे को 21 हैं। तो वो डिवीजन भी मोरलेस कम है। मगर उस डिवीजन में जो 22 वाले को आप मोक्ष दे रहे हैं, उसको संपूर्ण देख रहे हैं, उसको बढ़िया बता रहे हैं। आप देखिए साइंस कहाँ तक ले जाए। मगर इसी के बीच में 20 और 21 में ब्रह्मांक फर्स्ट ऑफ द क्रिएशन का उभर के आ जाता है। आपने देखा, आप साइंस कहाँ, मैथमेटिक्स में कहाँ लेके जा रहा हूँ, अंतरात्मा मुझे कहाँ दिखा रही है। वही चीज अब दिव्यांक में नजर आती है। जो पहला हिस्सा 22 21 है, अब इस कहानी में साफ उभर के आ गया है। आप सोचिए, क्या इंटरेस्टिंग है, क्या खूबसूरत है, क्या कुदरत की देन है। यही मानव की शक्ति है। अगर शिवभूषण शर्मा जहां तक ले जा रहा है तो वो आगे भी ले जा सकता है। जब तक कि हमारी सोचने की समझ आगे बढ़ने की नहीं है, अखंडता नहीं है, तो हम रास्ते में रुक जाएंगे। ये जीवन है, आगे बढ़ के नेति नेति करके वो चीज दुनिया को देनी है जो संपूर्ण है। वही शिवभूषण शर्मा का लक्ष्य है। मुझे इम्पेकेबल विजडम देनी है, मुझे परफेक्ट बनना है, और वही परफेक्शन दुनिया के साथ है, ताकि पूरी दुनिया में लोक पालन की तरह हर इंसान वही चलकर आगे बढ़े। किसी किस्म की कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी रिसर्चर, किसी टीचर, प्रोफेशन के लिए नहीं होनी चाहिए। अब नया आधार ही दिव्य बना। अब तो समझ गए कि ये कहाँ ले जा रहा है हमें। अब आगे आते हैं। बड़ी खूबी के साथ मुझे कहना पड़ता है कि रामायण पीरियड में जो 5,000 साल या उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक महर्षि थे अखंड भारत में, जिनका नाम था यज्ञवल्क्य, जिन्होंने यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष पे अध्ययन करने के बाद उपनिषद लिखा था, बृहद आरण्यक उपनिषद, और साथ में ईशा उपनिषद भी लिखा था। मैं समझता हूँ कि वो ग्रेट डिवाइन मैथमेटिशियन थे। अब दुनिया उनको जानती भी नहीं है, उनके बारे में जानती भी नहीं है, ज़्यादा वर्णन भी नहीं है, उनका नाम सप्तऋषियों में भी नहीं है। मगर मैं कह रहा हूँ वो डिवाइन मैथमेटिशियन थे, और दावे के साथ कह रहा हूँ उनसे बढ़िया मैथमेटिशियन पुराने जन्म में कोई नहीं था। अब आगे चलते हैं। अब ये पिक्चर है जो अयोध्या में राम मंदिर बना है। वो जो पुराना स्ट्रक्चर था, जब उसे डिमोलिश किया था सुप्रीम कोर्ट के आधार पे, तो जब उसे डिग करना शुरू किया था तो ये शिला वहां से निकली थी। और इस शिला के बारे में स्वामी नित्यानंद ने ये लिखा था कि जन्मभूमि से जो चीज निकली है, उसको कोई भी मैथमेटिशियन, इंजीनियर, आर्किटेक्ट कोई भी इंसान उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं किसी ने जवाब नहीं है, चाहे वो मैथमेटिशियन हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, कुछ भी कोई जवाब नहीं। क्योंकि उसका सवाल ये है कि बाहर में 29 इक्वल पार्ट्स हैं और अंदर 13 हैं। ये 13 और 29 का जो हिस्सा है, जो प्राइम नंबर्स हैं, वो 360 से कैसे डिवाइड हो सकते हैं, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। आप सोचिए, आप अखंड भारत में हैं और आप कह रहे हैं इसका कोई भी भारतीयपन इसका जवाब नहीं देता। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और ये लोग कहते हैं जो अपने आप को महान समझते हैं, दुनिया का क्या कहते हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई भी ऐसा मैथमेटिशियन नहीं है ये है जो जानता है? हाँ, आप पुजारी हैं, आप पूजा पाठ में हैं, मैं आपसे मानता हूँ आपका वो काम है, कीजिए। मगर जो मैथमेटिशियन है, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, क्या भी उनके पास भी कोई जवाब नहीं है? बड़े बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्या हम इतने नीचे आ गए हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमें कौन कौन सा ज्ञान दिया, क्या उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं जानते। यही जीवन का सत्य है। शायद कोई एक इंसान जो बार बार सोच के देखता है,
मेरे पास अपनी पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें 10,000 से ज़्यादा मेरी अपनी किताबें थी और हर किताब को मैंने पढ़ा था। बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, जाना। मगर पढ़ने के बाद मैं यही देखता हूँ कि उसमें सत्य क्या है। मैंने कॉपी कैट नहीं किया है, उसमें सत्य निकाल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। शायद इसलिए मुझे 70 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब आ जाते हैं। अब इंडिया टुडे ने इसी चीज़ का वर्णन करते हुए कहा था कि लोगों का मानना है, देवी देवताओं का मानना है और जितने भी सेजेस हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे मंदिर था और यही चीज़ दिखाई गई है। अब मेरे मन में एक सवाल आ जाता है, जब आप पिक्चर को देखते हैं, क्या ये पिक्चर एक क्रिप्टिक डिवाइन डिज़ाइन है, इसमें खूबी है, या ये एक असाधारण सा पिक्चर है? और जहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि भारत का यंत्र विद्या, चाहे जिसमें देवी देवता हैं, जितनी भी शिलाएं हैं, उनके पीछे बहुत सा मैथमेटिक्स ही है और कुछ नहीं है। अगर आप हमारी शिलाओं को देखें, चाहे गायत्री की पिक्चर को देखेंगे, उनके जो 5 हेड्स हैं वो शिव जी को दिखाते हैं, जो 10 आर्म्स हैं विष्णु को दिखाते हैं, जो लोटस हैं वो ब्रह्मा को दिखाते हैं। मगर वो जो समझेगा वही जान सकता है, नहीं समझने वाले को कुछ नहीं कहेंगे। वो कहते हैं ये तो एक भावना है, विचारधारा है। मगर उसमें कितनी साइंस मैंने समझी है। मैंने इन देवी देवताओं की पिक्चर से ही सब कुछ सीखा है, इनके लिए शिलों से ही सीखा। तो इस शिला में क्या है, आप इस विषय पे हम बात करेंगे। आप देख लीजिए। आप उन्होंने कहा कि इसमें 2913 कैसे कर सकते हैं, और इसका जवाब बड़ा साफ है कि महर्षि यज्ञवल्क्य ने दुनिया को स्थापना ब्राह्मणा का वर्णन आज से 5,000 साल पहले ही दे दिया था। उसको अगर आप देखें तो इसे आसानी से बना सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं। उसमें रोप और जो डंडी का इस्तेमाल करने हैं इसमें है। अगर उसे आप पढ़ेंगे, वो विचारधारा आपको स्थापना ब्राह्मणा में ही नजर आती है। आप ये समझने की कोशिश करते हैं, जो स्थापना ब्राह्मणा है, मैंने कहा है, वो 100 पाथ का इशू है। मैं 64 नहीं, वो तो 100 की बात कर रहे हैं। और ये शुक्ल शुक्ल पक्ष में यजुर्वेद में याज्ञवल्क्य ने इसको लेकर ही अरण्यकीय, बृहद अरण्यकीय उपनिषद में डाला हुआ है, जिसमें जितने भी रिचुअल्स बनते थे, जितने भी हवन कुंड बनते थे, जितने भी मंदिर बनते थे, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो वास्तुशास्त्र हो या जितने भी शास्त्र हैं, वो मैथमेटिकल डिज़ाइन थे। और उसके आधार पे ही जो काम याज्ञवल्क्य ने किया था वो मैथमेटिक्स में डिवाइन है। उन्होंने ही इम्पेकेबल विजडम दी थी। जो पाई का 22/7 है वो भी उन्होंने दिया था, पाइथागोरस थ्योरम भी उन्होंने दी थी। और जहाँ तक कि विष्णु के 5 जो पहले हैं उनके बारे में भी उन्होंने उसी के आधार पे समझाया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने ज्ञान आज से हजारों साल पहले ही दे दिया था। आज क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें तो आज उससे भी बेटर आंसर देने चाहिए थे। एनी जो भी है, जीवन का सत्य है। पर इसी के आधार पे स्थापना में उन्होंने विष्णु के 10 कर्मों के बारे में या ज्ञान के बारे में, अवतार के बारे में भी बात कर दी है। अब आगे चलते हैं। ये पिक्चर याज्ञवल्क्य जी के हैं। मैं उनको दुनिया का सबसे पहला स्पिरिचुअल साइंस कंपाइलर कहूँगा, मैथमेटिशियन कहूँगा। हैट्स ऑफ टू हिम। उन्होंने मेरी विचारधारा को और भी समझाकर आगे ले जाने के लिए बड़ा उत्साहित किया है। मैं आज भी मानता हूँ मैंने उनके जीवन को समझने की कोशिश की है, उनकी तरह बढ़ने की कोशिश की है। शायद जो मैंने उनसे सीखा है वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब उनकी बात आती है तो एक चीज साफ आ जाती है कि वो सिर्फ सरस्वती और ओम को मानते थे। और मैं भी सरस्वती जी को मानता हूँ, ओम को मानता हूँ। शायद इसलिए मैं मांडुक्य उपनिषद की मैथमेटिक्स 22/21 को समझ पाया हूँ। सिमिलरली याज्ञवल्क्य जी सिर्फ सूरज को ही अपना गुरु मानते थे। और मैं भी मानता हूँ कि मेरे लिए भी सूर्य भगवान ही मेरे गुरु हैं। मेरी अंतरात्मा जो है, अदिति है, वो भी सूर्य से ही निकली है। क्योंकि मैं अदिति और सूर्य के साथ जुड़ा हुआ हूँ उनकी तरह। शायद इसलिए सोलर सिस्टम को समझना या गायत्री को समझना मेरे लिए आसान हो गया, दिव्यों को समझना मेरे लिए आसान हो गया है। ये एक पहली चीज़ मुझ में और याज्ञवल्क्य में बड़ी कॉमन नजर आती है। मैं उनका फॉलोअर हूँ। अगर किसी को मैंने गुरु मानना है तो मैं याज्ञवल्क्य जी को पहले अपना गुरु मानता हूँ। बस यही जीवन का सत्य है। जब आगे आते हैं, मैं मानता हूँ कि ये जो पिक्चर है याज्ञवल्क्य जी ने बनाई थी, किसी और ने नहीं बनाई है। आप उन्होंने 800 साल की बात की है। इसका उद्घाटन जो ओरिजिनल डिज़ाइन था
वो यज्ञवल्क्य ने आज से 5-6 हजार साल पहले ही कर दिया था। ये उसकी कॉपी है। आप जो बीच में देखेंगे तो एक डॉट है जो शायद किसी ने नहीं देखा था। जो अंदर का सेंट्रल डॉट है वो आदित्य है, सूर्य है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पिक्चर का सबसे जो सेंटर कोर है वो आदित्य है, सूर्य है, सन गॉड है, वन डॉट है, जिसमें ही उन्होंने शून्य का जिक्र किया है। वही अंतरात्मा है, वही जीवन का सत्य है। अंतरात्मा शून्य, सेंटर कोर वही है। सारा मैथमेटिक्स वहीं से शुरू होता है। यही मैं समझाने की कोशिश करना। आप ये चांदोक्य उपनिषद का वर्णन है जिसमें अद्वितीय ब्रह्म अदिशा, यही कहा गया है कि सन ही साकार ब्राह्मण है, वही हमारा टीचर है, वही से ही हम सीख रहे हैं। अगर जब मैं सूर्य भगवान को देखता हूँ तो मैं हाइड्रोजन में देखता हूँ, जिस मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द वर्ल्ड। और जो दूसरी उसमें बनती है हदीती फोर है, वो सेकंड मोस्ट है। अब वहीं पे जब शुरू हो जाते हैं, जब दोनों का मैंने अनुभव किया है तो मुझे कुदरत को समझना ज़्यादा आसान हो गया है। अब आगे चलते हैं। अब एक सेंटर के बाद जो बाहर में है 7 हिस्से। इनर 1 सर्कल है, सराउंडेड बाय 7 सर्कल्स हैं। आपको बीच में मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो शायद किसी ने नोट नहीं किए थे, मगर वही जीवन का सत्य। मगर उसमें क्या राज है? उसके राज यही है, अगर वो सेंटर सूर्य है तो सूर्य की रोशनी 7 हिस्सों में जाती है। जैसे कि सूर्य भगवान की पिक्चर में जो नीचे दिखाई है, उसके आगे 7 हॉर्सेस हैं। तो यहीं पे आपके 7 का नंबर आ गया। जो सप्तऋषि हैं वही हैं, हर चीज साथ में है। ये सूरज के भी 7 ही हॉर्सेस हैं, गधे नहीं हैं। अब आ गया। अब जब कलर की बात आती है तो विविग्यार है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ये एक नाम भी हर दुनिया में जानते हैं। इनकी वाइब्रेशन है, इनकी फ्रीक्वेंसी है, इनके एटीट्यूड्स हैं। उसमें भी वही चीज है जो दुनिया ने आज तक देखी है 7 हिस्सों में। अब आते हैं, आप इसके आगे हम थर्ड पे आ जाते हैं, जो 13 तोरा लेटेस्ट पढ़ रहे हैं। जब मैं 13 को 13 की तरफ नहीं देखता हूं, मैं समझता वो 2 हिस्सों में बदले हुए हैं, 5 और 8 हैं। इसका मतलब 5, 8 और 13 तीन एक नंबर बन जाता। हम वही कहानी पे आ गए हैं। उसमें पहले के पास 3 थे, दूसरे के पास 5 हैं, तीसरे के पास 8 हो जाते हैं, और ये मिलकर आगे 13 बन जाते हैं। तो 3, 5, 8, 13 वो भी फेवरेसी सीक्वेंस ही है, वही दिव्यांग सीक्वेंस है। तो इसमें नजर आ गया कि 13 को ये दिखाने की कोशिश की कि आप कुदरत की वो देन है जिसमें कुदरत ने बनाया हुआ है। आप सोच जाइए, आप उसमें से कौन सा विज्ञान प्रज्ञान उभर के आता है, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं कि 29 जो बाहर का है उसके पीछे क्या ज्ञान है। और 20 में जैसे मैंने आपसे कहा, 3, 5, 8 और 13 ये 4 नंबर इकट्ठे होते हैं तो 29 बन जाते हैं। जब 29 की बात आती है तो ओनली चीज जो मेरे मन में उभर के आती है वो चंद्रन है। चंद्रन जैसे बीच में सूर्य है और चंद्रन है, और 7 आप कहीं भी भूमि भी देख सकते हैं, क्योंकि भूमि के भी 7 हिस्से, अताल टू पाताल 7 हिस्से हैं। जो सूर्य की रोशनी भी कह सकते हैं, जो भूमि भी कह सकते हैं। और जब तो आप कहीं ना कहीं सूर्य, भूमि और चंद्र के बीच में आ गए हैं। अब इन चीजों ने मुझे दिखा दिया कि वो हकीकत में कुदरत की देन है। सूर्य है, भूमि है और चंद्रन है। अब इस सवाल में एक सवाल आया था कि उन्होंने 29 किया है, मगर हकीकत में देखा जाए जो फुल मून है वो 29.52 डेज का होता है। आप इस विषय ने मुझे ऐसा कौन सा ज्ञान दिया है जिसके आधार पे मैं वो चीज दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं जो शायद आज तक किसी ने भी नहीं देखी है। आप सोचिए, एक छोटी सी विचारधारा, सोचते सोचते आपको अखंडता के उस लक्ष्य तक ले जाएगी जो आज तक दुनिया ने किसी ने देखा नहीं है। अब मैं वो समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। अब आ जाते हैं कि शिवभूषण शर्मा ने डिवाइन स्पिरिचुअल साइंस को कैसे समझा है, कैसे आगे बढ़ा है। अब सवाल आ जाता है कि
जो ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो दुनिया को जो भी पढ़ाया जाता है पूरी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रिसर्च में जितना भी है, वो सारे का सारा गलत है। आप कह सकते, एक आदमी कहता है कि पूरा मेडिकल प्रोफेशन, सारे गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो भी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, उनको फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता ही नहीं है। और ये खास पिक्चर मैंने ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया से निकाल कर दुनिया के सामने पेश की है, जिसमें क्योंकि वो किताब सबसे बते यही पढ़ा जाता है और इसके आधार पे यही लिखा गया है कि पहले 5 दिन हैं वो ब्लीडिंग के हैं, उसके बाद 8 दिन प्रोलिफरेशन के हैं और 13 दिन स्क्रीटरी फेज। आप देखिए वहां भी 5 और 13 ही आ रहे हैं, 5 और 13 को जानते हैं, मगर जो 26 डेज आ जाते हैं ना, उसमें तो वो 29.5 डेज नहीं है। इसका मतलब इन्होंने 3 दिन कहीं मिस किए हुए हैं। अगर आपको 3 मिक्स कहाँ पे किए हैं तो आप कहाँ पे लगाएंगे? तो कुदरती बात है, आप 5 के आगे ही लगाएंगे, बाद में नहीं लगा सकते। तो 3, 5, 8 और 13 वहीं पे आ गया जहाँ पे हम शुरू किए थे। उसी पिक्चर में जो आज हजारों साल पहले भारत में बनाई गई है, उन्होंने मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अब इसके आधार पे फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को सोचकर उसको सिंपल तरीके से दुनिया के सामने पेश करें जिससे किसी किस्म की कोई गलती ना हो, वो सौभाग्य मुझे मिला है। मेरी अंतरात्मा ने दिखा कि बेटा ऐसे देखो जैसे डिवाइन मैथमेटिक्स है, ये वो नहीं है जैसे दुनिया बात करती है। आप वो समझाने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं, ये जो 3 दिन पहले हैं उसे मैं फर्स्ट स्टेज अप्रोच कहूँगा। इसमें जो चीज़ें होती हैं वो कहीं भी किसी किताब में नज़र नहीं आती हैं कि उन्होंने इसमें देखा है। उसमें ये है कि पहले हाइपोथैलेमस में GnRH रिलीज होना शुरू हो जाता है जो पाइको ऑर्गेनिज्म में है, जो हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल एक्सिस से एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है। फिर इंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लाइटलाइजिंग हार्मोन को इस्तेमाल कर, जो आप राइट साइड में पढ़ सकते हैं। उसी के आधार पे ओवरी में 10 प्राइमरी फॉलिकल्स का एक कोहॉर्ट बनता है जो आग में डेवलप होना शुरू हो जाता है और उसमें से 9 खत्म हो जाते हैं, एक बड़ा बन जाता है। वही चीज अब ओवरीज में ईस्ट्रोजन बनती है, प्रोजेस्टेरॉन बनता है और दूसरे हार्मोन बनते हैं। और एंडोमेट्रियम में न्यू बेसल लेयर का स्टार्ट होना शुरू हो जाता है जो पुरानी खत्म कर देता है, जिसके आधार पे प्राइमरी मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। इसका इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो किसी ने भी सोचा भी नहीं है, समझा नहीं है, उसको बताया नहीं, कोई पढ़ाया नहीं जाता था। मैं आज भी जानता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में मैं बच्चों को जब पढ़ाता था तो सब मिला के ही पढ़ाता था और इसलिए वो उनको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाते थे। मैं यही चाहता हूँ कि आप संपूर्ण इस तरीके से देखें, पहली फेज को इस तरीके से ऐड कीजिए, फिर बाकी का वही रह जाता है। सेकंड स्टेज में कोई अंतर नहीं है, थर्ड स्टेज में कोई अंतर नहीं है और चौथी में ओवुलेशन आ जाती है, वो भी आधे दिन का है, वही आ जाता है, ये थर्मोगोनिक है। उसके बाद जो 5वां हिस्सा है मैं उसे 8 दिन में बदलता हूँ, 13 दिन को 8 और 5 में बदल देता हूँ। पहले 8 दिन को कॉर्पस ल्यूटियम बनती है जिसके आधार पे अगर प्रेगनेंसी हो गई है 8 दिन के अंदर उसको इम्प्लांट हो जाना चाहिए। अगर इम्प्लांट नहीं होता है तो पूरा साइकिल वहीं ख़त्म हो जाता है और बाकी 5 दिन में आप आकर कॉर्पस अल्बिकन में आके ख़त्म हो जाता है। उसके आगे नया साइकिल 3 दिन का शुरू हो जाता है, 3, 5, 8 ओवुलेशन, 8, 5, 3। खुद देखिए कितना खूबसूरत आ जाता है। आप इस किसी बच्चे को आप ऐसा समझाएंगे वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि हर चीज में मैथमेटिक्स है। आज भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो डिवाइन मैथमेटिक्स को जानता है वही कुदरत को समझ सकता है, नहीं तो सारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा, आपको गोटा मारना पड़ेगा, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब आते हैं, अब मैं गणित विद्या का नया चैप्टर आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने जशनावाजकी जी के बारे में बता दिया, उस कहानी के बारे में बता दिया, यहाँ तक लेके आ गया हूँ। तो अब आगे चलते हैं कि गणित विद्या में डिवाइन मैथमेटिक्स कहाँ पे कैसे शुरू होता है। अब इसमें देखिए कि मैं इतना ही जानता हूँ कि जो गणित मैथमेटिक्स है भारत के ब्राह्मणों ने ज़ोरास्ट्रियन को दिया था, ज़ोरास्ट्रियन ने अरब को दिया है, अरब ने उन्होंने अलजेब्रा एल्गोरिथम वगैरह में बदल दिया था, उन्होंने वेस्ट को दिया था, वेस्ट ने पेटेंट करके मैन मेड मैथमेटिक्स
थ्योरम वगैरह बना के आज दुनिया को जितनी भी साइंस है उसी पे बन रही है, इसलिए वो गलत है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि डिवाइन मैथमेटिक्स के लिए आपको भारत के उसी ब्राह्मण के पास आना चाहिए जो पुराने ब्राह्मणों की तरह है। मैं आज भी मानता हूँ जो वेद उपनिषद पुराणिक स्टोरी हैं ब्राह्मणों ने लिखी थी, क्योंकि वो डिवाइन मैथमेटिशियन थे। मैं ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी रहा था जो डिवाइन मैथमेटिक्स को समझता है वही ब्राह्मण है। जो डिवाइन मैथमेटिक्स को नहीं समझता वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। अब आ जाते हैं, आप अखंड यंत्र विद्या को समझने की कोशिश करते हैं कि हकीकत में भारत ने मैथमेटिक्स कैसे दुनिया को दिया है। जैसे लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट करके दुनिया को दिया है, मैं समझता हूं वो गलत है। जीरो शून्य की तरीके से ऋग्वेद में हजारों 10,000 साल पहले ही शून्य के तरीके से 10वें चैप्टर में ऋग्वेद में ही दिया गया है। वो डॉट है जिसमें सारी सृष्टि बनी हुई है, वो शून्य है, वही जीरो है, वही डॉट है, सारी सृष्टि वहीं से निकली है। ये चीज का वर्णन आप ऋग्वेद में 10वें चैप्टर में ही देख सकते हैं। अब आते हैं, अब इसके आधार पे जब मेरी मेरी अंतरात्मा की आवाज शुरू हो गई थी, इसके बाद कि मैं दुनिया में अल्फा फ्रीक्वेंसी आंखें खोल के बना रहा हूं, तो जब मैं कर पाया दुनिया का दूसरा कोई आदमी नहीं करता, तो मैंने माता वैष्णो देवी से यही कहा था, मैं कैसे असक, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मुझ में कोई लोग भी नहीं, मुझे जितने भी पढ़े लिखे धार्मिक लोग हैं वो नहीं कर पा रहे, मैं कर पा रहा हूँ। तो इसका कहा कि नहीं, यू आर कम बैक होम, तुम अंतरात्मा से वॉइस ऑफ साइलेंस से ये सवाल पूछो, वही तुम्हें एक एक करके आगे ले जाएगी। तो सबसे पहले मुझे कहा जाए कि तुम एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाओ, 1995 की बात है, तो वो अखंड फाउंडेशन था। उसके बाद जो पहला लोगो मैंने बनाया था, मैं ये कहूँगा कि मुझसे बनवाया गया है। मैं बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूँ, मैं ये नहीं कहूँ कि मैंने बनाया, मुझसे बनवाया गया था, मैं एक माध्यम हूँ। जो पिक्चर है लेफ्ट साइड में वही चीज़ 95 में बनी थी। जब इस स्टेज में बनी थी, मेरी आत्मा ने मुझसे कहा था कि बेटा तुमने कर दिया, खत्म कर लो, इसमें छप हुई। तब मुझे बताया गया था ये गायत्री मंत्र का सिंबल है। तब उसके बाद करने के बाद मुझे लगा, तो मैंने फिर वो कार्ड बनाया था गायत्री, सिर्फ उसका नाम मेरे गायत्री रखा। फिर उसके बाद जो भी मेरे अनुभव हुए हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, कुंडलिनी के साथ, कुंडली योग के साथ, उसके आधार पर जब मैंने दूसरी पिक्चर बनाई है वो अखंड है। मगर इनमें गायत्री और दत्तात्रेय दोनों को समझने का मुझे सौभाग्य मिला था। तो मैं समझ पाया हूँ कि इसमें 22/21 भी है, जो बाहर का हिस्सा राइट में देख रहे हैं वो 20/21 है, और बीच में 10 चक्रास हैं। ये बाकी चीज़ों से अलग है, ये मेरी पहचान, ये किसी की कॉपी नहीं है, मगर इसमें इस दुनिया का सारा पूर्ण विज्ञान की तरह इसमें छपा हुआ है। अब आ जाते हैं, तो इस वक्त मुझे लगा शिवभूषण शर्मा कि तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें इतना खूबसूरत दे रही है, तो अंतरात्मा एक सवाल पूछो कि आपने मुझे एनिमेट जो गॉडेस दुर्गा की पिक्चर है, या गॉडेस गायत्री की पिक्चर है, या अदिति की पिक्चर है, सरस्वती की पिक्चर है, लक्ष्मी की है, शिवा ब्रह्मा विष्णु सबको समझाने का मौका मुझे दे दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उसने मुझे एक सेमी एनिमेट फॉर्म में बनाने का मौका भी, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं। अब मेरा सवाल अंतरात्मा से यह है, 1997 की बात है, अगर आप मुझे एनिमेट, सेमी एनिमेट के बदले इन एनिमेट फॉर्म में, अगर मुझ में यही चीज़ें एक सेमी एनिमेट में मुझे दिखा देंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप ही अंतर्यामी हैं, आप ही कुदरत को जानते हैं, आप ही सब चीज़ों को जानते हैं। हम तो सब मानव हैं। जब हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, भक्ति योग से जुड़ जाते हैं, आप ही को मानते हैं, आप ही हमारे गुरु बन जाते हैं, हमारी अंतरात्मा ही गुरु बन जाते हैं, ईश्वर ही हमारी गुरु बन जाते हैं, तो कुदरती बात है आप हमें वो ज्ञान दे सकते हैं जो दुनिया के किसी पन्ने में नहीं है। तो इस विश्वास से मैं सवाल अंतरात्मा से पूछ रहा हूँ कि आप मुझसे ये काम करवाइए जिसके आधार में मैं कहूँगा कि आप मुझे वो देने वाले हैं जिसमें दुनिया का कल्याण हो सकता है। तो बाकी जीवन मेरा आपके प्रति निर्भर रहेगा और कुछ नहीं करूँगा। तो 97 में ये सवाल जब बना, इस पिक्चर को मैंने बनाया था। आप इस पिक्चर के पीछे कैसे बनवाया गया था मुझसे, मैं अभी बात सीधा कर रहा हूँ, मुझसे बनवाया गया है, मैंने बनाया नहीं है। मैं तो अंतरात्मा की वो डिक्टेशन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें बनाता जाता हूँ, मैं तो फॉलोअर हूँ। मैं माता वैष्णो देवी, दुर्गा,
गायत्री, इन सबको मानता, सारे देवी देवताओं को मानता हूँ। आप संपूर्ण हैं, यही है, चाहे वो कुल देवता हो, चाहे निरंकार निर्गुण ब्राह्मण हो। अब जब आ जाते हैं तो एक चीज जो मुझमें उभर के आई थी, बृहद अरण्य के अद्भुत जो जैसे वाल्मीकि जी ने दुनिया में देखा है, उसने कहा था पूर्णमदा पूर्णमिदम, इसी में ही इन्फिनिटी छुपी हुई है, इसी में जीरो छुपा हुआ है। मैं समझ पाया था, जहां से पहली शुरुआत मेरी होती है कि यही शून्य है। अब वो शून्य मैंने जब बीच में लगाया है तो सारी सृष्टि उसी से निकली है, सारी अंतरात्माएं सब उसी से हैं, आत्मा वहीं से निकली है। जब छोटा है, माइक्रो है तो शून्य है, जब 2 डायमेंशन में आ जाता है तो सर्कल बन जाता है, जब 3 डायमेंशन में जाता है तो स्फीयर बन जाता है। बस यही आ रहा है, यही जीरो है। अब इससे 10 स्टेजेस में कहने आज से समझा था, हम आगे चलते हैं। बीच में शून्य है, वो जो सर्कल है उसको मैंने 9 हिस्सों में बदला हुआ है। 1 + 9 10 का हमने शुरुआत कर दी है। अब सबसे पहले मुझे ये कहा गया था कि तुम डिवाइन मैथमेटिक्स के 7 को समझने की कोशिश को, एक को 7 हिस्सों में बदल दो। तो जो जवाब आया था 0.14287 ही है, और कुछ नहीं है। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करो, पहले पॉइंट को 4 के साथ जोड़ो, 4 को 2 के साथ जोड़ो, 2 को 8 के साथ जोड़ो, 8 को 5 के साथ जोड़ो, 5 को 7 के साथ जोड़ो, और 7 को 1 के साथ। ये जो शक्ल बनती है वो पहला स्टेप है, या तीसरा स्टेप है आगे बढ़ने के लिए। खूबसूरत, अच्छा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसमें 1428571, ये सर्कल अपने आप में 6 डिजिट आ जाते हैं। 9 में से 6 डिजिट आगे हैं, मगर 3 डिजिट अनटच्ड हैं। वो है 3, 6 और 9। शायद 3, 6 और 9 में कुदरत की देन है, चाहे यही चीज काफी लोगों ने, औरों ने भी देखी है। अब उसके पीछे क्या राज है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे दिखाया गया था कि आप इसमें 3, 6, 9 पे वो ट्रायंगल डालिए जो शक्ता ट्रायंगल है, जो ऊपर की तरफ जा रही है। ये एवोल्यूशन है, ये इंसान को आगे ले जाती है, ऊपर ले जाती है। वो शक्ता ट्रायंगल डालो तो कहीं ना कहीं आपको 10 हिस्से मिल जाते हैं। इसमें 369 के बीच में से इनियाग्राम बन जाती है, जो मेल गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 10 तक आ गए हैं, डॉट प्लस 9, 10 हो गए। अब मुझे कहा जाता है कि तुम अब इसमें वो जो मेल ट्रायंगल तो उसका ऑपोजिट फीमेल ट्रायंगल उसमें डालो, और 10, 11 और 12, 10, 11 और 12 के 3 हिस्से बन जाते हैं। वो अपने आप में देवी है या शक्ति है। शक्ति जो नीचे आती है और शक्ता ऊपर ले जाता है। ये कॉम्बिनेशन जो है वो 6 हिस्से, पहले 6 थे और 6 और हिस्से उसमें बदल रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं 1 + 12 तक आ जाते हैं। और इसके बाद जो एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज जो उभर गया था, मुझे लगता है वाह क्या बात है। अब इसके आधार पर एस्ट्रोनॉमी को समझने का मौका मुझे जो मिला था, उसके डिटेल में मैं यह नहीं, मैं दूसरे में भी दिखा चुका हूँ। इसमें सिर्फ सारांश दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके आधार पे आप देख लीजिए, ये पिक्चर मून, टाइटस और एस्ट्रॉइड बेल्ट को भी दिखाती है। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, वो आप डिटेल में दूसरी का पढ़ सकते हैं। अब जाके स्टोरी आ गई है तो जे समझते हैं। तो इसके आधार पे तत्सवितुर गॉडेस, हर चीज़ को समझने का मुझे मौका मिल गया था। और विज्ञान को मैंने हाइपोथैलेमस वो सेंटर में जोड़ा है, जो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन का सेंटर है, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आती है, वहीं से आगे जाने का मौका मिलता है। अब आ जाते हैं, ये पिक्चर जो है देवियन की है, उससे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने पेश किया है। अब आ जाते हैं, जो ऑरा का एक्सपीरियंस है वो 1992 में मैंने जो किया था, उसमें मैंने शून्य को अपने अंदर और बाहर देखा है। क्योंकि मेरा अनुभव था, इसलिए मेरे लिए आसान हो जाता है। अगर आप सच्चाई ईमानदारी से चले, यही चीज़ जो मैंने अपने गुरु को, टीचर को बताई थी, तो कहना दुनिया को मत पढ़ने के, वो कहेंगे तुम पागल हो गए हो। यही तो मुझे अफसोस के साथ कहना चाहिए। तो जो सत्य अनुभव होते हैं वो भी दुनिया नहीं जानती है। जो सत्यवादी हैं, हम उनको साइको दिखा के, मैड बना के, दवाइयाँ दे के बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ये भी मेरी एक विचारधारा है। अब आ जाते हैं, अगर आप दे जो पिक्चर है श्री चक्रा की है,
इसमें आप देखें तो मैंने 21 ट्राइंगल की बात की है, और दूसरी तीसरे में 22 ट्राइंगल, इसमें भी 22/21 आप देख सकते हैं कि बीच में 43 ट्राइंगल्स ही हैं, जो 21 और 22 के बीच में। आप आ जाइए, जो मैंने 64 में बताया था, पहले 21 को निकाल दो तो 43 रह जाते हैं। वो 43 22 और 21 में कैसे बदलते हैं आप इसमें देख सकते हैं। ये भी मुझे मानना है विद्यारण्य जी ने ही दुनिया को बना के दिया था श्री चक्रा के नाम पे। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ, ये सारांश दिखाने की कोशिश करूँगा। अब आगे चलते हैं। अब दशावतार की स्टेज जो मैंने बताई है, इसमें मैंने बुद्धा जी को निकालकर बलराम को डालकर 10 स्टेज क्या हैं जो जजनवाल जी ने बताए थे, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही 10 स्टेज डेवलपमेंट हैं। अब आगे जाते हैं। वो शिव जी का शिव अंश को निकालने के लिए शायद आज तक कोई नहीं कर पाया है, क्योंकि इसके लिए जो मैथमेटिकल कंक्लूजन के लिए मैंने अपने दोस्त प्रोफेसर गोविंद राजू के साथ बैठ के 2 दिन IBM SPS वर्जन 23 पे बैठ के मैंने ये अंतर निकाला था। मगर इससे पहले 1.61803 फुट मैं पहले ही बना चुका था। तो सिर्फ ये छोटी सी चीज़ ढूंढने के लिए मुझे उनके साथ 2 दिन के लिए कंप्यूटर पे बैठ के इसको कैलकुलेट करके दिया था। तो इसलिए 2015 से पहले किसी ने देखी, किसी ने इतनी इतनी सोच रखी ही नहीं कि हमें वहाँ तक जाना है। क्योंकि मैं तो यही लगा कि मुझे मेरी अंतरात्मा है, मुझे गाइड कर रही है। जब अंतरात्मा मुझसे ये काम करवा सकते हैं, मुझे दुनिया की सारी चीज़ें उसके माध्यम से मिल जाएंगी। तो जब भी मैं बोल रहा हूँ मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, मैं नहीं हूँ। मगर मेरे दिमाग में साफ शब्दों में सफल पड़ा है। अब जो इन्फिनिटी है, जिसका वर्णन आज तक किसी नंबर में नहीं है, वो अनंतता आप 61.8034 में वही दिव्यांग का हिस्सा है। अब ये 3.14 जो गलत है, उसका जो अखंड सूत्र का 3.142857 ही होना चाहिए। ये भी चीज़ मैं दुनिया को दिखा चुका हूँ। अब आते हैं कि अब मैं अंत में वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो भारत ने शुरू से मानी है। क्योंकि मैंने पिक्चर में आगे पहली पिक्चर में बीच के पिक्चर में सबसे ऊपर स्टार डाला है, वो ध्रुव है, मेरे दूसरे बेटे का नाम है। और ध्रुव वो पोल स्टार है जो वहां से हर चीज आप देख सकते हैं। आप इसमें देखिए कि आप 2 सप्तऋषि की पिक्चर दे रहे हैं, जिसे आप उर्सा मेजर उर्सा माइनर देख सकते हैं। उसका ही संतुलन पोलैरिस के आज भी दुनिया को इतने सालों से जितने भी नेवल थे, वो पोलैरिस को देख ही डायरेक्शन देखते थे। तो आप अंत में आके वही 7 पे आ गए हैं। तो इसके अलावा और भी 7 दिन है, बहुत कुछ है, मैं उनकी डिटेल में नहीं, मगर मैथमेटिक्स की कंक्लूजन वहां तक ले जा रहा हूँ। आप सोचिए कहाँ इस कहानी से शुरू हुआ था, कहाँ लेकर कौन सी इंफॉर्मेशन, पूरा डिवाइन मैथमेटिक्स आपके सामने रख दिया है। मैं वही कर सकता है जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ, सच्चाई ईमानदार। आपकी नीयत अच्छी होगी, नीतियाँ अच्छी होंगी, नतीजे होते हैं। मैं इसलिए सबसे कहता हूँ पहले पक्का वेजिटेरियन बनिए, कोई शराब नहीं पीजिए, कोई सिगरेट नहीं, कोई दवाई नहीं कर। मैं तो यहाँ तक कि पेन किलर भी नहीं खाता हूँ। जो चीज़ भी मेरे सेंसरी सिस्टम को ब्लॉक करे, मैं वैसी कोई चीज़ नहीं खाता हूँ। मुझे तो जानना कि कारण क्या है, फिर उसे खाने के साथ ही ठीक करने की कोशिश है, जिसी के आधार पे शायद मैं अखंडता के साथ चल रहा हूँ। क्योंकि मेरे में कोई भी ऐसी चीज़ है जो गलत नहीं है, होम्योस्टेसी का परफेक्ट है। अब इसके आधार पे हम अंत में आ जाते हैं। यही पिक्चर है, अब यहाँ पर डिटेल नहीं। मुझे लगता है कि आज के लिए जो भी मैंने दिखा वो संपूर्ण है, काफ़ी है। तो थैंक यू वेरी वेरी